नमस्कार। मैं डॉक्टर बेला माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। जैसा कि मैं आपको आधुनिक चित्रकला का इतिहास मैं जॉर्ज रो के बारे में बता रही हूँ। हम फाववादी आर्टिस्ट लोगों के बारे में अभी तक पढ़ रहे हैं कि किस तरह से फाववाद का जन्म हुआ। इसके जन्मदाता मातिस थे, कलाकार मातिस। और मातिस का जो प्रसिद्ध चित्र था हरी पट्टी, कुछ समय तक ब्लामक ने फाववाद के चित्र बनाए। देरे भी इनके विचारों से संतुष्ट थे, फाववादियों के, और इसी उसमें कार्य करते थे पद्धति में। ड्यूफी ने भी फाववाद से प्रेरित होकर फाववादी चित्र बनाए। लेकिन इसके बावजूद ये जो सब चित्रकार थे, इनके विचारों में अंतर था। फाववादी दृष्टिकोण के प्रति तो समर्पित थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने मनोभावों से, अपने विचार से फाववादी दृष्टिकोण में भी कुछ अपने विचार समाविष्ट किए। और ड्यूफी ने फाववाद के जो विशुद्ध रंगों से, ये बिल्कुल इनको बहुत पसंद आया और अंत तक ये रंगों के प्रति एक निष्ठ रहे। विशुद्ध रंगों से कलाकृति बनाते थे। यद्यपि इनकी जो रेखाएं थी वो गतिपूर्ण थी, और गतिपूर्ण रेखाओं से चित्रण करने की जो नई पद्धति थी उसको इन्होंने अपनाया था। इसी तरह से फाववाद के जो सिद्धांत हैं, इससे प्रेरित होकर जॉर्ज रो ने भी इस पद्धति में कार्य किया। ड्यूफी के जो चित्र थे, ड्यूफी के वो चित्ताकर्षक थे और भौतिकवादी थे, जबकि रुओ के चित्र हैं ये धार्मिक हैं। उसमें संसार का दुख है, अन्याय को अपने चित्रों में इन्होंने स्थान दिया है। जो अन्याय है, भ्रष्टाचार का निषेध है। रुओ का जन्म भी 1871 में पेरिस में हुआ। उनके नाना जी ने उनका पालन पोषण किया। उनके नाना जी को कुर्बे, माने, दोमिए के चित्र बहुत पसंद थे। और जब जॉर्ज छोटे थे तो वे उनको भी चित्र दिखाया करते थे। जब वे 14 साल के हुए तो रंगीन कांच चित्रों का काम करने वाले हर्ष नाम के कलाकार के यहाँ वे एक सहायक बन गए, जहां वे पुराने जो कांच चित्र होते थे उनको सुधारने का काम करते थे। कला के अध्ययन के लिए वो एकोल द आर डेकोराटिव की सायंकालीन कक्षा में भर्ती हुए। एकोल द आर डेकोराटिव की सायंकालीन कक्षा में अब ये भर्ती हो गए और चित्रकला का अध्ययन इन्होंने प्रारंभ किया। 20वें साल में पूरा समय अध्ययन करने के लिए वो नौकरी छोड़कर एकोल द बोजार में प्रविष्ट हुए, जहां उनका मातिस से परिचय हुआ एवं मोरो के मार्गदर्शन में काम करने का उनको मौका मिला। लेकिन कहते हैं ना, जो अपने मनोभाव होते हैं, जो अपने मन में एक विचार होते हैं, ऐसे ही रुओ भी धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थी। धार्मिक रंगीन कांच चित्र के किए कार्य का उनकी कला के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ा। बाद में अपनी जो स्वयं की विकसित शैली में वे जो चमकीले
अविभाजित रंगों के आकार को गहरी मोटी रेखा से परिसीमित करने लगे। उसके पीछे शायद इसी कार्य का एक प्रभाव मूल कारण रहा होगा। 1892 में उन्होंने धार्मिक विषयों की एक चित्रमाला बनाई, चित्रमालिका, जिस पर उनको एकोल का प्रथम पुरस्कार मिला। उस समय ये बहुत प्रसिद्ध एक प्रदर्शनी हुआ करती थी और इसमें पुरस्कार मिलना भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो जो इन्होंने चित्रमालिका बनाई है धार्मिक विषयों की, उस पर इनको पुरस्कार मिला। 1898 में गुस्ताव मोरो की मृत्यु से वे बहुत दुखी हो गए। मोरो संग्रहालय के अध्यक्ष के स्थान पर उनकी नियुक्ति हुई, किंतु यहाँ उनको बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। इस समय वे बीमार भी पड़े और जब वे बीमार थे तो उन्होंने रेमब्रांड के समान काले और भूरे रंगों से युक्त लयबद्ध बाह्य रेखाओं से अंकित वैश्याओं एवं सर्कस के विदूषकों के चित्र बनाए। अब इन चित्रों में उनके जीवन की दुख की जो घड़ियां थी वो स्पष्ट रूप से दिख रही थी कि इनके जीवन में जो दुख छाया हुआ है वो इन्होंने अपने चित्रों में प्रकट किया है। दुख को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने विरोधी छटाओं और अंधेरी पृष्ठभूमि का प्रयोग किया। देखिए, जब भी चित्र में अपन डार्क या अंधेरी पृष्ठभूमि का जब प्रयोग करते हैं तो वो एक दुख की छाप दिखाई देती है उसमें। और जबकि हम प्रसन्न होते हैं तो एकदम खिले खिले चित्र बनाते हैं, कलर्स लगाते हैं जो मन को खुश करें। सेलो दो तान की प्रस्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और 1903 में उनकी प्रदर्शनियों में भाग लिया। सेलो दो तान की प्रदर्शनी में 1903 में भाग भी लिया इन्होंने। 1905 की फाव चित्रकारों की प्रथम प्रदर्शनी में उन्होंने अपनी नई शैली में बनाए 3 चित्र प्रदर्शित किए। रो की जो अंकन पद्धति के जोश और जो अभिव्यक्ति का जो अनोखापन था इनके चित्रों में, उसको देखकर आलोचकों और दर्शकों ने उनको फाव चित्रकारों में शामिल किया। यद्यपि उनके चित्र फाव चित्रकारों से अलग कक्ष में रखे गए थे, रो की कला का ध्येय फावत से बिल्कुल भिन्न था। केवल घनिष्ठ मित्रता के कारण उन्होंने फाव चित्रकारों के साथ अपने चित्रों को प्रदर्शित किया। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हर चित्रकार का अपना कलाकार कार्य करने का अपना एक ध्येय होता है, अपना एक उद्देश्य होता है। फाव चित्रकारों के समान उन्होंने चमकीले मूल रंगों का प्रयोग नहीं किया और रेखाएं जो थी इनकी वो बहुत अभ्यासपूर्ण थी। और रुओ की कला का जो ध्येय था वो था कि विषय जनित आत्मिक अभिव्यक्ति, विषय जनित आत्मिक अभिव्यक्ति, जबकि फाव चित्रकार विषय की पूर्ण उपेक्षा करते थे। अब देखिए, इनके विचार भी फाव चित्रकारों से काफी अलग थे। उसके बावजूद जब ये उनके साथ रहे तो इनके चित्रों में भी उसकी छाप आई है और इनको फाव चित्रकारों की श्रेणी में शामिल भी किया गया, क्योंकि इनकी अंकन पद्धति में जोश था और अभिव्यक्ति जो ये करते थे, चित्रात्मक अभिव्यक्ति, उसमें एक अनोखापन था जैसा फाव चित्रकारों के चित्रों में था। तो इनको लोगों ने फाव चित्रकार माना, जबकि इनकी कला फाव चित्रकारों से काफी भिन्न थी।
केवल चमकीले मूल रंगों का प्रयोग इन्होंने नहीं किया जो कि फाव चित्रकारों ने किया है। रुओ की जो कला थी उसमें रेखाएं बहुत अभ्यासपूर्ण थी और कला विषयजनित थी। आत्मा में जो कुछ अपन सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो अभिव्यक्त करते हैं, वो आत्मा की अभिव्यक्ति थी इसमें। जबकि भाव चित्रकार तो विषय की उपेक्षा करते थे। 1904 में रुओ कैथोलिक लेखक यूइमा व लियो ब्लॉय से परिचय हुए। इनके यूइमा कैथोलिक चित्रकारों के भातृमंडल की स्थापना करके कला में धार्मिकता लाना चाहते थे। ब्लॉय सोचते कि दुख और अनीति में डूबे समाज की रक्षा प्राचीन ईसाई धर्म के पुनरुज्जीवन से ही की जा सकती है, क्योंकि उस समय ईसाई धर्म काफी प्रचलित था। अब उनमें घनिष्ठ मित्रता हो गई। रुओ धार्मिक अभिव्यक्ति के चित्र बनाने लगे क्योंकि धर्म के प्रति इनकी आस्था थी और धार्मिक चित्र बनाना इन्हें बहुत पसंद था, मतलब जिनमें शारीरिक अधोगति की पराकाष्ठा तक पहुंची हुई वेश्याएं, बेतुके विदूषकों जो ऊपरी हास्य विनोद से अपनी असम्मानजनक घृणित अवस्था को भूल नहीं सकते थे, एवं वृथाभिमान से फूले हुए किंतु अपने चेहरे की मूर्खता को स्पष्ट भावों का जो स्पष्ट भाव जो चेहरे पे दिखता है उसको छिपाने में असमर्थ न्यायाधीशों के चित्र प्रसिद्ध हैं। वास्तव में क्या देखा जाए तो रुओ की जो कला है ये फ्रेंच कला परंपरा में एक अपवाद की तरह मानी जाती है और अभिव्यंजना के विचार से देखा जाए तो यह कला जर्मन कला के अधिक निकट है। इन विषयों के अतिरिक्त उन्होंने सायंकालीन वातावरण के काल्पनिक प्रकृति चित्र भी बनाए। रुओ ने सायंकालीन वातावरण जो होता है संध्याकालीन, उसके काल्पनिक प्रकृति चित्र बनाए और किसानों एवं मजदूरों का जो जीवन चरित्र था उसको इन्होंने पास से देखा, महसूस किया और उनके भी चित्र बनाए कि किसान किस अवस्था में रहते हैं, मजदूरों की क्या अवस्थाएं होती हैं, क्या इनके मनोविचार होते हैं। इन सब को देखकर इन्होंने इनके जीवन के चित्र बनाए तथा रुओ ने काफी व्यक्ति चित्र भी बनाए हैं। इनके व्यक्ति चित्रों में मिस्टर एक्स विशेष प्रसिद्ध चित्र है जो अभिव्यंजनावादी शैली का चित्र है। रुओ मानव के सुख दुख के प्रति जागरूक थे, अतः हम उनको मध्ययुगीन धार्मिक परंपरा का चित्रकार मान सकते हैं। किंतु रुओ की जो धार्मिक कला में और जो मध्ययुगीन धार्मिक कला है इसमें काफी अंतर है। रुओ स्वयं तो कैथोलिक थे और उनकी निष्ठा थी कि मानवता को शांति प्राप्ति के लिए धर्म ही एकमात्र साधन है। किंतु उनके चित्रों में मध्ययुगीन धार्मिक चित्रों की श्रद्धा, उनसे प्राप्त संकटों से सामना करने के सामर्थ्य के कहीं दर्शन नहीं है। इसके विपरीत मानसिक और शारीरिक अध्यपतन, आत्मविश्वास का अभाव, लाचारी के भाव लिए हुए इनके चित्र मानव के दारिद्र्य, कष्ट, अनीतिपूर्ण जीवन की निराशा में यथार्थ प्रतिमाएं हैं। वांगो के समान वे मानव जीवन के प्रति सचेत थे, मानव के दुख और अगतिकता को भूल नहीं सकते थे, मानव के प्रति व्यवहार को देखकर वो तड़पते थे। उनके धर्म के चमत्कार, देवी शक्ति को स्थान नहीं था उनके धर्म में और उनका धर्म था मानवता।
इसी तरह ध्रुव ने काफी सारे चित्र बनाए हैं, धार्मिक चित्र। धन्यवाद।